एक कैदी जिसको वॉर के दौरान पकड़ा गया था, उसे अचानक से ही मौका दिया जाता है कि वो अपने आप को फ्री करा सके। पर उससे पहले उसको एक बहुत खतरनाक मिशन पर भेजा जाने वाला था। पर वो मिशन होने वाला था स्पेस में, जहाँ पर जाने के बाद अचानक से ही उस कैदी का स्पेसशिप क्रैश हो जाता है एक मून पर, जहाँ पर बहुत खतरनाक जीव रहा करते थे। पर बाद में जब उस कैदी को उन क्रिएचर की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग जान पाते हैं कि असल में दो जनरल के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें एक का नाम लैंग और दूसरे का नाम था हैच। जिस लड़ाई को जनरल लैंग ने किसी तरह से जीत लिया था और उसने जनरल हैच के सभी सोल्जर्स को अपना गुलाम बना लिया था, और साथ ही अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वो हर साल एक डे को सेलिब्रेट करा करता था, जिसका नाम था लिबरेशन डे। अब आगे हम लोग हैच के कुछ लोगों को देख पाते हैं जिन्हें लैंग के कुछ लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ था और वो उनसे कैदियों की तरह बर्ताव करा करते थे। अब यहीं पर हम लोग काय कटले नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर बैठकर यहाँ से फ्री होने के बारे में सोच रहा था, और क्योंकि उसे मशीनों की बहुत अच्छी नॉलेज थी, इसलिए एक सोल्जर उसको अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो वहाँ पर मौजूद एक मशीन को सही कर सके, जिसका नाम था क्रशर पिट। और उसी क्रशर पिट से कनेक्ट करके एक चेन इन सभी कैदियों के पैर में बांधी गई थी, ताकि अगर कोई भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करे तो उसे क्रशर पीट में फेंक कर उसकी जान ली जा सके। तबका किसी तरह से उस मशीन को सही कर देता है और वापस से अपने काम में लग जाता है, जिसके बाद हम लोग सोल्जर को देख पाते हैं जो कि एक नई कैदी को यहाँ पर लेकर आए थे। पर जैसे ही उस कैदी का मास्क हटाया जाता है, वैसे ही वो यहाँ पर मौजूद सभी सोल्जर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखने के बाद बाकी सभी कैदियों ने भी बाकी सोल्जर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। अब ये सब देखने के बाद यहाँ पर मौजूद एक सोल्जर क्रशर पीट को चालू कर देता है और हम लोग देख पाते हैं कि सभी कैदी उसकी तरफ धीरे धीरे खींचे चले जा रहे होते हैं। लेकिन उस क्रशर पीट के अंदर पहुंचने से पहले यहाँ पर मौजूद कैदियों ने सभी सोल्जर को जान से मार दिया था, लेकिन एट लास्ट वो सभी भी मारे जाते हैं। अब यहाँ पर बचा था तो सिर्फ कायद, जो कि खुद भी क्रशर पीट की तरफ खिसकता हुआ चला जा रहा था। पर एंड टाइम पर वो किसी तरह से एक सोल्जर की बंदूक को उठाते हुए अपने पैर पर ही शूट कर अपने पैरों को अलग कर लेता है, और एक पैर कट जाने के बावजूद भी वो किसी तरह से भागता हुआ क्रशर पीट के पास जाता है और उस मशीन को ही बंद कर देता है, जिससे वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों की जान बच गई थी। पर क्योंकि यहाँ पर इसका काफी ज्यादा खून बह गया था, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो हैच के बेस में था, और क्योंकि काई ने इतना बहादुरी का काम किया था, इसलिए हैच उसके टूटे हुए पैर की जगह पर एक मैकेनिकल पैर लगा देता है। और अब यहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं असल में हैच चाहता है कि काई उसके लिए एक मिशन करे जिसमें उसको लैंग के काफी सारे डाटा को चुराना होगा, जिसकी मदद से हैच लैंग को हरा पाएगा। और बदले में हैच काई के पिता को छुड़वाने में मदद करने वाला था, जो कि अभी के वक्त में लैंग के कब्जे में थे, और लैंग उनको कुछ ही समय में जान से मारने वाला था। अब क्योंकि बात यहाँ पर अपने पिता को बचाने की थी, इसलिए काई इस मिशन को करने के लिए मान जाता है। और तब हैच निकाय को लैंग के एक स्पेसशिप में पहुंचा देता है, जो कि कुछ ही समय में स्पेस में जाने वाली थी, और उसके अंदर लैंग का काफी सारा डाटा था जो कि हैच की मदद कर सकता था। पर उस स्पेसशिप में काफी सारे क्रू मेंबर भी थे जो कि स्लीपिंग पॉड की मदद से किसी और प्लेनेट की तरफ जा रहे थे। अब जैसे ही शिप को स्पेस में पहुंचने के बाद सभी लोग अपने स्लीपिंग पॉड में चले जाते हैं, तो काई अपनी स्लीपिंग पॉड से किसी तरह से बाहर आता है, जिसके बाद वो लैंग की इंफॉर्मेशन को चोरी करने की कोशिश करने लगता है। तब अर्थ पर से हैच काई को गाइड कर रहा था ताकि वो जल्दी से जल्दी लैंग की इंफॉर्मेशन को चुरा सके। तब हैच काई से बोलता है कि काई को सारे के सारे सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करना है ताकि वो सारे के सारे डाटा को कॉपी कर पाए। पर काई को ये बात पता थी कि जैसे ही वो सारे सिक्योरिटी सिस्टम को बंद करेगा, वैसे ही इंजन भी बंद हो जाएगा, और इसलिए पहले तो वो इस चीज के लिए नहीं मानता, पर बाद में जब हैच उसको फोर्स करता है तो उसे ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है। अब जैसे ही काई ये सब करता है, वैसे ही बाहर मौजूद सारे के सारे स्लीपिंग पॉड पास के ही एक प्लेनेट पर गिर जाते हैं, और अब क्योंकि इंजन बंद हो गया था, इसलिए पास में ही एरोहेड जाकर भी क्रैश कर जाता है, जिस वजह से यहाँ पर काई को काफी ज्यादा चोट आई थी। और क्योंकि अभी के टाइम तक काई हैच के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाया था, इसलिए हैच भी उससे अपना कांटेक्ट तोड़ देता है। साथ ही काई को ये बात भी पता चलती है कि स्पेसशिप में सिर्फ 12% ऑक्सीजन ही बची हुई है, और साथ ही जिस प्लेनेट पर काई मौजूद है वहाँ की हवा भी काफी ज्यादा जहरीली थी। लेकिन फिर भी अपने आप को जिंदा रखने की उम्मीद में काई अपने ऑक्सीजन मास्क को पहनकर बाहर जाता है, जहाँ पर वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तब थोड़ी दूर जाने पर इसे 2 पॉड मिलते हैं जो कि यहीं पर क्रैश हो गए थे, जिसमें से एक पॉड में ओलिएंडर की बॉडी थी और दूसरी पॉड में टेरन की। और जब काई ओलिएंडर की बॉडी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ओलिएंडर मारा जा चुका है,
पर अभी के वक्त में जब वो टेरेन की पॉट को खोलता है तो टेरेन अभी भी बिल्कुल सही सलामत थी और इसलिए काई यहाँ पर एक दूसरा ऑक्सीजन मास्क निकालकर तुरंत ही टेरेन को दे देता है और उसे अपने साथ शिप में लेकर आ जाता है। वही हम ओलिएंडर की बॉडी को देख पाते हैं जिसे एक अजीब सा क्रिएचर खींचता हुआ अपने साथ सुरंगों में लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग टेरेन को देखते हैं जो कि जब थोड़ा सा सही होती है तो सबसे पहले तो वो स्पेसशिप में मौजूद सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करती है, जिससे उसे स्पेसशिप और साथ ही इस प्लेनेट के वातावरण के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिल गई थी। साथ ही जब वो काई को बहुत ध्यान से देखती है तो उसे समझ में आता है कि असल में काई उनके क्रू मेंबर में से एक नहीं था, लेकिन वो वहाँ पर कैसे आया था और उसके वहाँ होने का मतलब क्या है अभी के वक्त में कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि टेरेन और साथी काई दोनों को ही अपनी जान बचानी थी। इसलिए वो लोग एरोहेड शिप के मेन शटल को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्रू मेंबर भी वहाँ पर पहुँचने वाले थे और अगर ये लोग वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँचे तो वो लोग इन्हें छोड़कर ही यहाँ से चले जाएंगे। और अभी के वक्त में जब ये लोग एरोहेड शिप को ढूंढ रहे होते हैं तभी अचानक से ही टेरेन की नजर पास में पड़े एक पत्थर पर पड़ती है जो कि धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो रहा था। इसका मतलब यही था कि यहाँ पर ये लोग ज्यादा देर धूप में नहीं रह सकते, क्योंकि अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो थोड़े ही टाइम में इनकी बॉडी भी पूरी तरह ऑक्सीडाइज हो जाती। अब थोड़ी देर में ये लोग एरोहेड शिप को ढूंढ लेते हैं और उस वक्त तक टेरेन के भी समझ में आ गया था कि असल में काई किसी और का नहीं बल्कि हैच का आदमी है। इसलिए तब वो उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि असल में हैच बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, वो काफी सारी कॉलोनियों को बर्बाद कर चुका है और साथ ही उसने काफी सारे लोगों की जान भी ली है। लेकिन काई को अपने पिता की जान बचानी थी, इसलिए उसे टेरेन की बात पर भरोसा नहीं होता है और वो डिसाइड करता है कि वो अकेला ही यहाँ से निकलेगा और इसलिए वो वापस से उसी पॉड में जाता है जिसके साथ वो इस प्लेनेट पर क्रैश कर रहा था, ताकि वो उसे उड़ाकर किसी पास के स्पेस सेंटर में ले जा सके और वहाँ पर कोई पॉड लेकर वापस से अर्थ पर पहुँच सके। लेकिन उस समय तक काई के पास ना तो उस पॉड के कोड्स थे और ना ही उसके पास कोई बायोमेट्रिक था जिसकी मदद से वो पॉड को चालू कर सके, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे वापस से टेरेन को ज्वाइन करना पड़ता है। वही हम लोग टेरेन को देख पाते हैं जो कि खुद भी यहाँ पर काई को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो वापस से काई के पास पहुँच जाती है। और अब वहाँ से निकलने से पहले टेरेन और काई डिसाइड करते हैं कि काई अपने कपड़ों को चेंज कर लेगा, क्योंकि अगर इस हालत में टेरेन की टीम के लोग काई को देखेंगे तो वो तुरंत पहचान जाएंगे कि वो हैच के लिए काम करता है। और यही सब करते हुए इन लोगों को देर हो जाती है और अब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एरोहेड शिप वहाँ से जा चुका है। जो चीज जानने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और साथ ही यहाँ पर इन दोनों में बहसबाजी भी हो जाती है। तभी अचानक से ही वही क्रिएचर जो कि ओलिएंडर की बॉडी को अपने साथ लेकर गया था वो यहाँ पर काई को भी खींच कर ले जाता है, जिससे टेरेन काफी ज्यादा घबरा गई थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, पर अभी के वक्त में वो जल्दी से अपने शिप में वापस जाती है ताकि अपनी जान को बचा सके। अब टेरेन इसी तरह से शिप में 2 दिन बिता देती है, पर क्योंकि उसे जिंदा बचना था इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो बाहर जाकर वापस से काई को ढूंढेगी और इसलिए वो वापस से उसी गुफा के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो क्रिएचर काई को घसीट कर लेकर गया था। और यहाँ पर होता है एक जादू, जहाँ पर जब टेरेन उस गुफा के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे काई मिल जाता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ था। साथ ही उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि काई का वो पैर जो कि पूरी तरह से कट चुका था वो अब वापस से रीग्रो हो गया था। जो चीज देखने के बाद टेरेन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन अभी के वक्त वो काई को अपने साथ स्पेसशिप में लेकर आती है और उसके उठने का वेट करने लगती है। और इस वक्त जब टेरेन काई की बॉडी के ब्लड टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि अभी 2 दिन के अंदर काई की बॉडी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आई थी जिसने उसको पूरी तरह से हील कर दिया। और न केवल उन्होंने काई को सिर्फ हील करा, उन्होंने उसको इस काबिल भी बना दिया कि वो यहाँ के एटमॉस्फेयर में सांस ले सके। और इतने में ही काई की आंख भी खुल गई थी। अब जैसे ही वो उठता है वैसे ही टेरेन उससे काफी सारे सवाल पूछने लगती है कि आखिरकार उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन काई बस उसे इतना जवाब देता है कि उसके साथ जो भी हुआ उसके बाद वो काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा है। और अब इतना बोलने के बाद काई यहाँ पर टेरेन को बताता है कि उसके पिता को लिबरेशन डे वाले दिन सूली पर चढ़ाया जाने वाला है और उससे पहले काई को वापस से अर्थ पर पहुँचना है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने पिता को बचा सके। और इसलिए वो जल्दी से जल्दी रिसोर्सेज को ढूंढने की कोशिश करने लगता है जिसकी मदद से वो वापस से पॉट को चालू कर सकता था। अब टेरेन और काई दोनों ही रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उन्हें अचानक से ही एक काकून दिखता है जो कि बहुत बड़ा था। अब जब ये लोग उस काकून को तोड़ते हैं तो उसके अंदर ओलिएंडर की बॉडी थी, जिसको देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं
क्योंकि कोलिएंडर उस मेन शिप का सबसे बड़ा हेड था। और इसलिए अब काई और टेरेन तुरंत ही कोलिएंडर की बॉडी को लेकर जाते हैं उस शिप में, जहाँ पर जाने के बाद ये सबसे पहले उसकी आई को स्कैन करते हैं और अब ये लोग उस पॉट को उड़ा सकते थे। पर अभी के वक्त हम लोग काई और साथ ही टेरेन की बातों से जान पाते हैं कि असल में काई कोलिएंडर को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता, क्योंकि कोलिएंडर लैंग के लिए ही काम करा करता था। तब टेरेन उसको समझाने की कोशिश करने लगती है कि शायद उसको कोलिएंडर को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। और यहाँ पर इन दोनों की बातों में हम लोग ये भी जान पाते हैं कि असल में जब टेरेन बहुत ज्यादा छोटी थी तब उस टाइम पर भी काई उसके पिता के लिए ही काम करा करता था। साथ ही वो उस तरह का इंसान तो बिल्कुल नहीं था जो कि दूसरों को मुसीबत में डालकर खुद मजे करे। वहीं बाहर हम कोलिएंडर को देख पाते हैं जो कि खुद भी उठ चुका था और वो अजीब तरह की हरकतें कर रहा था और वो चाहता था कि वो काई और टेरेन दोनों को ही जान से मार दे। तब टेरेन उसको काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोलिएंडर उसकी बात को जरा सा भी नहीं सुनता। वो तुरंत ही काई के ऊपर अटैक कर देता है और बदले में काई भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। इतने में ही कोलिएंडर के हाथ में वहाँ पर एक गन लग जाती है और वो काई के ऊपर शूट कर देता है। लेकिन उस समय तक काई ने भी कोलिएंडर को जान से मार दिया था, पर कोलिएंडर ने जो बुलेट चलाई थी वो काई के चेस्ट में जाकर लग गई थी, इसलिए वहाँ पर काई भी बेहोश हो जाता है। अब आगे जब काई की आँख खुलती है तो वो कहीं और पर ही मौजूद था। साथ ही वहाँ पर 2 कंकाल भी पड़े हुए थे। तब उसे लगता है कि शायद इनमें से एक कंकाल टेरेन का है और दूसरा कंकाल कोलिएंडर का। और अब टेरेन की मौत की वजह से काई काफी ज्यादा परेशान होता है। पर अभी ये जैसे तैसे स्पेसशिप के अंदर पहुंचता है, जहां पर उसे एआई की मदद से पता चलता है कि असल में वो पूरे 34 दिन से बेहोश था। और साथ ही इसको ये बात भी पता चलती है कि असल में ये उसी वक्त मर गया था जब कोलिएंडर ने उसके ऊपर बुलेट फायर करी थी। लेकिन ये जिंदा अभी तक उसी सिम्बियो की वजह से है जो कि इसे अपने साथ उस दिन गुफा में घसीट कर ले गया था। और इस चीज का मतलब साफ था कि वो इस प्लेनेट पर जितनी बार मरेगा उतनी बार उसकी बॉडी रीजनरेट हो जाएगी। साथ ही एआई इसको ये बात भी बताता है कि हो सकता है कि कोलिएंडर भी अभी तक जिंदा हो, क्योंकि उसने उसकी भी हार्ट बीट को डिटेक्ट करा था। लेकिन काई इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी शिप के पावर सोर्स को सही करना था ताकि वो जल्दी से जल्दी अर्थ पर लौटकर अपने पिता की जान बचा सके। इसलिए वो जल्दी से जल्दी सभी चीजों को जमा करने में लग जाता है जो कि इसे पावर सोर्स को सही करने में मदद करने वाली थी। रात में जब ये गुस्सा होते हुए सो रहा था तभी अचानक से इसकी बॉडी में बहुत तेज दर्द होने लगता है और तभी इसके मकड़ी जैसे टेंटिकल भी निकल आते हैं। अब ये सब देखने के बाद काई की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, इसलिए तुरंत ही बाहर भागता है, जहाँ पर जाने के बाद ये पूरी तरह से एक अजीब तरह के क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो गया था। लेकिन इसके आगे काई को कुछ भी याद नहीं रहता। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो बिना कपड़ों के कहीं और ही पड़ा हुआ था। लेकिन अब तक काई ये बात तो समझ गया था कि ये जो भी हो रहा है ये उसी सिम्बियो की वजह से हो रहा है जिसने इसके पैर को सही करा था और साथ ही इसको जिंदा होने में वापस से मदद करी थी। तब काई जल्दी से अपनी स्पेसशिप में वापस लौट आता है और वहाँ पर आने के बाद इसे एआई से पता चलता है कि वो काफी ज्यादा दिनों से बेहोश था और इसके पिता की एग्जीक्यूशन की डेट भी निकल चुकी है। ये सुनकर काई पूरी तरह टूट जाता है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी अपने पिता को खो चुका था। लेकिन और कोई चारा न होने की वजह से वो अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लेता है और डिसाइड करता है कि अब वो उसी प्लेनेट पर रहेगा। और अब इसी तरह से 3 साल बीत चुके थे। तब हम लोग काई को देख पाते हैं जो कि पूरी तरह से इस प्लेनेट पर सरवाइव करना सीख गया था और उसे हर एक जगह के बारे में नॉलेज हो चुकी थी। साथ ही यहाँ पर रहकर वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना भी सीख गया था, जिससे वह अब कभी भी उस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म नहीं होता था। अब एक दिन जब काई सुपर कंप्यूटर से बात कर रहा था तब उसे पता चलता है कि असल में वो जिस बॉडी के अंदर है वो बॉडी उसकी असली बॉडी है ही नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से मर चुकी थी और किसी भी मरी हुई चीज को जिंदा करना पॉसिबल ही नहीं था। और जिस बॉडी के अंदर वो अभी था वो एक डी जनरेटेड बॉडी थी जो कि उसी सिम्बियो के द्वारा बनाई गई थी। और इस बात का मतलब साफ था, इस बॉडी में रहते हुए काई जितनी बार मरेगा उतनी बार वो हील हो जाएगा और वो तब तक हील होता रहेगा जब तक कि कोई उसकी रियल बॉडी को जान से ना मार दे। और यही सेम चीज कोलिएंडर के साथ भी हुई थी, इसलिए काई समझ जाता है कि कोलिएंडर भी अभी जिंदा है और वो खुद भी इस प्लेनेट पर कहीं पर चुप कर रह रहा है। अब वैसे तो काई को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। इस बात को सही साबित करने के लिए काई के पास एक ही चारा था
कि वो अपने आप को जान से मार के देखे, और क्योंकि काई के पास खोने के लिए भी कुछ भी नहीं था इसलिए वो ये चीज करने के लिए मान जाता है। और इस बार जब वो अपने आप को स्पेसशिप के अंदर मारता है तो उसके कुछ दिनों के बाद उसकी आंखें एक दूसरी बॉडी में खुलती है जो कि पूरी तरह से सही थी। और यही चीज जानने के बाद काई बहुत ज्यादा शॉक होता है। तब वो अपनी दूसरी बॉडी को एक चारे की तरह यूज करता है और उसे बाहर बांध देता है ताकि कोलिएंडर उसको सूंघता हुआ आए और उसके बाद काई उसकी जान ले सके। और ऐसा होता भी है। कोलिएंडर जो अब पूरी तरह से मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था, वो काई की बॉडी की गंध को सूंघते हुए वहाँ पर आ जाता है और काई की बॉडी को खाने लगता है। तभी असली काई वहाँ पर आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अब काई ने दूसरी बार कोलिएंडर को जान से मार दिया था, पर जैसे ही वो उसको जान से मारता है वैसे ही उसे दूर से काफी अजीब चीजों की आवाज आने लगती है और उसे पता चल जाता है कि कोलिएंडर अभी मरा नहीं है। इस बात की वजह से काई थोड़ा सा परेशान हो गया था, पर इस वक्त जब वो थोड़ा और दिमाग लगाकर सोचता है तो उसे समझ में आता है कि असल में उस दिन जो उसने 2 कंकाल देखे थे वो एक कंकाल उसकी खुद की बॉडी का था और दूसरा कंकाल कोलिएंडर की बॉडी का। इसका मतलब टैरेन भी अभी तक मरी नहीं थी, वो कहीं और छुप कर रह रही थी। और इसलिए काई डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जल्दी टैरेन को ढूंढेगा। पर अगर काई को टैरेन को ढूंढने के लिए जाना था तो उसे सुपर कंप्यूटर को यहीं पर छोड़कर जाना पड़ता। और क्योंकि सुपर कंप्यूटर ने उसका 3 साल तक साथ दिया था, इसीलिए काई डिसाइड करता है कि वो सुपर कंप्यूटर को भी अपने साथ लेकर जाएगा। और क्योंकि काई एक इंजीनियर था इसलिए वो अपनी इंजीनियरिंग स्किल को यूज करता हुआ उस कंप्यूटर को इस तरह से मॉडिफाई कर देता है कि वो कंप्यूटर अब खुद से उड़ सकता था। और अब ये दोनों ही टैरेन को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर कुछ दूर चलने के बाद इन लोगों को कुछ गुफा दिखाई देती है, जिसके अंदर जाने पर इन लोगों को कोलिएंडर और साथ ही काई की असली बॉडी मिल जाती है, जो कि धीरे धीरे मून का ही पार्ट बनती जा रही थी। तब काई जल्दी से कोलिएंडर की असली बॉडी को जान से मार देता है और अब कोलिएंडर भी कभी भी जिंदा नहीं होने वाला था, क्योंकि एक दूसरी बॉडी को जिंदा होने में कम से कम 34 दिन का टाइम लगता था। अब वैसे तो काई अपनी बॉडी के साथ भी यही करना चाहता था, पर अभी वो अपनी बॉडी के साथ ये नहीं कर पाता। जिसके बाद जब वो बाहर आते हैं तभी अचानक से ही उसे स्पेस में काफी सारी चीजें जमीन पर आती हुई दिखाई देती है। जब वो थोड़ा नजदीक आता है तब जाकर काई को समझ में आता है कि असल में वो सारे स्पेस स्पॉट्स हैं जो कि असल में एरोहेड से ही आ रहे थे। जो चीज देखने के बाद काई काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि वो इतने सालों बाद इस प्लेनेट पर क्या करने आ रहे थे। तब जाकर वो कंप्यूटर काई को बताता है कि असल में ये कोई प्लेनेट नहीं है, ये असल में एक मून है जो कि स्पेस के बीचों बीच था। इसलिए यहाँ पर टाइम डायलेशन की प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करा गया था। टाइम डायलेशन एक तरह का फिनोमिना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम अर्थ पर 3 साल बिता रहे हैं तो हो सकता है कि वो यूनिवर्स किसी और प्लेनेट में सिर्फ 2 दिन के बराबर हो। तब यहाँ पर हैच अपनी पूरी टीम के साथ आ जाता है क्योंकि उसके टाइम डायलेशन का पूरा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया था, जिसके लिए उसने बस काई का यूज करा था। वो कभी भी लैंग की इंफॉर्मेशन को तो चाहता ही नहीं था, उसने बस काई को इसी जगह पर भेजने के लिए सारा का सारा नाटक रचा था। तब काई हैच पर गुस्सा होते हुए बोलने लगता है कि उसने काई के 3 साल बर्बाद कर दिए, जिस पर हैच उसे बताता है यहाँ के 3 साल अर्थ के सिर्फ 20 मिनट के बराबर है। इसका मतलब साफ था, काई ने यहाँ पर 3 साल बिताए थे पर अर्थ पर सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे। जो चीज जानने के बाद काई काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और इसका मतलब ये भी था काई के पिता अभी भी जिंदा थे और इसलिए काई वापस जाने की जिद करने लगता है। पर हैच उसको अपने साथ वापस लेकर नहीं जाने वाला था, क्योंकि वो काई को यहाँ पर छोड़कर ही इसीलिए गया था ताकि काई यहाँ पर रहकर बाकी सारे मजदूरों की देखभाल कर सके। जी हाँ, हैच यहाँ पर जितने भी लोगों को अपने साथ लेकर आया था वो यहाँ पर सभी लोगों को मजदूरों की तरह रखना चाहता था ताकि वो कुछ सालों के काम को कुछ ही घंटों में कर सके। साथ ही उसने टैरेन को भी ढूंढ लिया था क्योंकि कोलिएंडर अभी भी उसी के लिए काम कर रहा था। कोलिएंडर के मरने के बाद हैच को खुद यहाँ पर आना पड़ा। तब हैच यहाँ पर काई से वो डाटा मांगने लगता है जो इसने एरोहेड से कॉपी किया था। इस वक्त काई उसे वो डाटा देने से मना कर देता है। जो चीज जानने के बाद हैच को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो काई के ऊपर अटैक कर देता है। और क्योंकि बात यहाँ पर टैरेन को बचाने की भी थी, इसलिए काई इस वक्त मान जाता है कि वो हैच को वो डाटा दे देगा। इसलिए काई हैच को अपने साथ उसी स्पेसशिप में ले जाता है जहाँ पर वो पिछले 3 सालों से रह रहा था। और अभी हैच के लोग कोलिएंडर की बताई गई लोकेशन पर जाकर टैरेन को भी अपने साथ लेकर आ चुके थे और इसलिए काई इस वक्त बता देता है कि वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसी सुपर कंप्यूटर के अंदर है जिसको वो स्पेसशिप के बाहर छोड़ कर आए हैं। अब इसीलिए हैच अकेला ही उस कंप्यूटर के पास जाता है और वो कंप्यूटर तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाता है और अंदर वो लोग देख पाते हैं कि ज्यादा गुस्सा आने की वजह से काई
वापस से अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ गया था, इसलिए वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार देता है जो भी हैच से रिलेटेड थे। और अब वो टैरेन की तरफ उसे जान से मारने के लिए बढ़ रहा था, तभी टैरेन उसे किसी तरह से शांत करवाती है और उसे वापस से उसके ह्यूमन फॉर्म में लेकर आती है। और अब जब ये लोग बाहर पहुंचते हैं तो हम लोग देख पाते हैं कि असल में काई ने अपने शू में ही एक बॉम्ब लगाकर फिट करा हुआ था जो कि उसने उस रॉबोट के अंदर लगाया था। लेकिन तभी यहाँ पर हैच भी पहुंच जाता है जो कि पूरी तरह से नहीं मरा था। तब यहाँ पर काई अपनी पावर को यूज करता हुआ अपना एक टेंटिकल निकालता है और उसकी मदद से हैच को जान से मार देता है। आगे काई यहाँ पर अपने सुपर कंप्यूटर को उठाता है और उसे लेकर अपने साथ स्पेसशिप की तरफ जाने लगता है ताकि वह अर्थ पर वापस लौट सके। तब सुपर कंप्यूटर उससे पूछता है कि क्या वो अपने पिता को बचाएगा, जिस पर काई उसे रिप्लाई करता है कि नहीं, अब वो सबकी जान बचाएगा। इतना बोलकर वो टैरेन के साथ स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।